राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण वर्ग 10वीं की द्विघात समीकरण NCERT का बेसिक कॉन्सेप्ट। एक ही वीडियो में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझे और ये आगे एग्जाम एक्सरसाइज बनाने में बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझना है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, यानी इसका परिभाषा। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो द्विघात समीकरण कहो या द्विघात बहुपद कहो। बहुपद में पिछला वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर पीछे देख लीजिएगा चैनल पर। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसमें देखिए चर x है, x का अधिकतम घात 2 है। 3x² माइनस 12x बराबर 18। इसमें भी देखिए चर का अधिकतम घात 2 है। 6 प्लस 12x² प्लस 9x बराबर 0। इसमें भी चर का अधिकतम x का अधिकतम घात कितना है? 2 इत्यादि। ये सब क्या है? द्विघात समीकरण के उदाहरण है। दूसरा, द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या होता है? ये बहुते बार एग्जाम में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा गया है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जिसमें a को x² के गुणांक को a कहते हैं, b x के गुणांक को b कहते हैं, और चर पद जो रहता है उसको c कहते हैं। जिसमें a, b तथा c वास्तविक संख्याएं होती है और a बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जिसका घात 2 है उसका मान गुणांक 0 हो गया तो उसको गुना करने से कितना हो जाएगा? 0। तो द्विघातीय फिर समीकरण नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है, द्विघात समीकरण का हमेशा कितने मूल होते हैं या हल होते हैं? तो 2। जितने घात उतने मूल उसके। तो द्विघात समीकरण के कितने घात अधिकतम होते हैं? 2। तो उसके मूल हमेशा कितने होंगे? 2। हमेशा उसके मूल कितने होंगे? 2। द्विघात समीकरण की हल करने की 3 मुख्य विधियां। द्विघात समीकरण की हल करने के यहाँ 3 मुख्य विधि का जिक्र होगी। तो 3 मुख्य विधियां। पहला है गुणनखंड विधि। क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे गुणनखंड ज्ञात करना। तो गुणनखंड विधि, इसमें मध्य पद को विभाजित कर मूलों को ज्ञात किया जाता है। यानी इसमें द्विघात समीकरण में bx यानी मध्य पद को जोड़कर विभाजित करके तोड़ के क्या किया जाता है? मूलों को ज्ञात किया जाता है। दूसरा है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से ज्ञात किया जाता है मूलों को। इसमें द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट अंडर बटा 2a, यानी ये है श्रीधराचार्य सूत्र। इस सूत्र को कौन दिए थे? श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ ने। तो ये सूत्र है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a द्वारा मूलों को निकाला जाता है। तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है? इसमें द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदलकर मूलों को ज्ञात किया जाता है। द्विघात समीकरण जो होता है उसको किस रूप में बदला जाता है? पहले पूर्ण वर्ग में बदलकर तो इसका मूल्य ज्ञात किया जाता है। चलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, विवेचक या विविधकर किसे कहते हैं? विवेचक या विविधकर किसे कहते हैं?
तो देखिए किसी द्विघात समीकरण के लिए, कोई भी द्विघात समीकरण हो, उसके लिए जब हम मान ज्ञात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को विवेचक कहते हैं। जब किसी द्विघात समीकरण में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कर रहे हैं तो वह मान उस द्विघात समीकरण का विवेचक या विविधकर कहलाता है। इसे प्रायः कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर डी द्वारा सूचित किया जाता है। इसी मान पर द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। यानी डी पर ही, विवेचक पर ही द्विघात समीकरण के मूल निर्भर करता है। तो देखिए कैसे निर्भर करता है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की 3 मुख्य स्थितियां की सारणी। 3 मुख्य स्थिति इसका है जिससे मूल इसका निर्धारित होगा। पहला है विवेचक डी का मान एक तरफ और दूसरी तरफ मूलों की प्रकृति। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करेंगे, मान ज्ञात करेंगे और ये मान 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो उसका मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान। मूल होगा वास्तविक संख्या लेकिन असमान होगा। मान लो कि एक मूल होगा 3, तो दूसरा मूल 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ये पहला मूल 1, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, यानी दोनों मूल आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये वास्तविक और असमान होगा। दूसरा है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे और उसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात डी यानी विवेचक का मान ज्ञात करेंगे और डी का मान 0 होगा, तो उसका मूल की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक संख्याएं आएगी। क्या आएगी? वास्तविक संख्याएं, और दोनों मूल आपस में बराबर होगा, यानी समान होगा। दोनों मूल आपस में समान होगा। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र दोनों मूल जो होंगे क्या होगा? x बराबर माइनस बी बटा 2a। दोनों मूल किसके बराबर होगा? माइनस बी बटा 2a। डायरेक्ट इसका सूत्र पर बैठाकर ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना से? 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, यानी 0 से क्या हो? छोटा हो। इससे 0 बड़ा, 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा क्या होगा? -1, -2, यानी माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्या आएगा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं आएगी, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और साथ ही साथ या फिर उसको कह सकते हैं अर्थात काल्पनिक या अवास्तविक मूल होंगे। उसके मूल को सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, वास्तव में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, परिवारजनों के पास जरूर शेयर करें जो 10वीं की बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। जय हिंद।